नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रनेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है और इसमें से जो है आपको बिहार बोर्ड में 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो कन्फर्म है ये 10 क्वेश्चन आ सकता है। तो यही कहेंगे आपको हम कि ये 100 क्वेश्चन जो है आप देख के ही एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या शंट क्या है और इसके दो उपयोग को लिखें। ठीक है, यह एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, और जोड़ देने पर यह एमीटर बन जाता है। ठीक है, ये एक शंट एक प्रकार का कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे समांतर क्रम में धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ देने पर एमीटर बन जाता है, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। इसके दो उपयोग, चलिए इसका दो उपयोग देख लेते हैं क्या क्या है। इसका उपयोग देखिए, यह धारा मापी को जलने से बचाता है, एक उपयोग हो गया। दूसरा है शंट लगाकर किसी भी धारा मापी को किसी भी रेंज के एमीटर में बदला जा सकता है। ठीक है, अब कहता है क्या 3 नंबर तीन इसका उपयोग दे दिए। शंट के प्रयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता को कम की जा सकती है। ठीक है ना, जो कि एक हानि है। ठीक है, सुग्राह्यता कम हो जाता है, शंट का उपयोग करने सुग्राह्यता क्या होता है उसका कम हो जाता है। लोरेंज बल क्या है। लोरेंज बल जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण Q भी वेग से गति करता है, तब इस पर एक बल काम करता है जिसे हम लोग लोरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है F=QB भी sin थीटा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आता है। क्या धारा घनत्व किसे कहते हैं। करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका विमीय सूत्र AL⁻² होता है। अब क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 4 नंबर। चौक कुंडली क्या है और इसका उपयोग को समझाइए। यह एक उपकरण होता है। चौक कुंडली इट इज ए डिवाइस। ठीक है, ये एक डिवाइस है। इसकी सहायता से एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आदर्श चौक कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है। प्रेरकत्व सबसे अधिक होता है, ऊर्जा हानि 0 होता है इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या 5 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या। तो चुंबकीय फ्लक्स = होता है φm = BA। इसका होता है वेबर होता है या टेस्ला × मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका दूसरा जो होता है विमीय सूत्र जो होता है वो होता है ml to the power 2 और t to the power -2 a to the power -1 होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य यह होता है कि पहले प्लेट के विभव को ये कम कर देता है, धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। संधारित्र धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला एक प्लेटों के क्षेत्रफल पर, C जो है मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो धारिता को प्रभावित कर रहा है ये। और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यदि बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए धारिता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्लेटों के बीच के माध्यम पर मतलब εr यदि बढ़ा दिया जाए तो C भी बढ़ जाएगा, धारिता भी बढ़ जाएगा। अब इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखें। फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब एक नंबर पहला नियम क्या है, जब किसी परिपथ में सम्मत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उसमें उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो फर्स्ट नियम हो गया। ठीक है, दूसरा नियम कहता है क्या कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया E और परिवर्तन फ्लक्स में परिवर्तन होगा ΔΦ/ΔT की ऋणात्मक दर क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बराबर होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंज का नियम। लेंज का नियम बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस नियम है, बहुत ही फेमस रूल है क्लास 12 में। और ये बच्चा जैसा भी हो, तेज हो कमजोर हो जो भी हो, सभी ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, लेंज का नियम ये सबको याद होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है हमेशा ऐसी होती है
कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब है क्या कि विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा ऐसी होती है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है ना, उसी का यह विरोध करता है। ठीक है, जिस थाली में खाता है उसी में क्या करता है, ये छेद करता है। अच्छा, लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्या करता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लेंज का नियम जो है किस सिद्धांत का पालन करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, वाटहीन धारा आते हैं, क्या है वाटहीन धारा, क्या है वैसी धारा जिसमें औसत शक्ति शून्य होती है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा व्यय नहीं होता है, तो वैसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वाटहीन धारा में प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम इंटू मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र होता है ATL होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग क्या है। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और अशुद्धि यदि मिला दिया जाए तो अर्धचालक की विद्युत चालकता जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। मतलब क्या, इसमें धारा प्रवाहित होने का जो क्षमता है वो क्या होता है, एकदम स्पीड हो जाता है, थोड़ा सा तेज हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी टाइम कितना हो रहा है, 10:40 हो रहा है, PM है, PM। ठीक है, मतलब क्या कि आपको जो बताया जा रहा है अभी वो बज रहा है 10:40, लेकिन एक जिम्मेदार टीचर जो होते हैं ना, उनको हमेशा जो है ये लगता है कि कितना अच्छा काम कर दे जो मेरा बच्चा जो है एग्जाम हॉल में जाके कुछ अच्छा करे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि आप लोगों को सफल बनाना है। ठीक है, तो यही कहेंगे, आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो मेरा भी मेहनत जो है सफल हो जाएगा। और तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सभी क्वेश्चन का। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, दूसरा नियम, कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरी से लेकर बहुत छोटी दूरी तक के लिए लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, ट्रांसफार्मर क्या है। वैसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या अधिक करता है, तो वैसी युक्ति ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट इंटू सेकेंड बाय एम्पियर होता है, या इसका एक और होता है हेनरी भी हो सकता है। ठीक है, हेनरी होता है, हो सकता है क्या होता है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र होता है ml 2 T⁻² A-2 होता है। ठीक है, अन्योन प्रेरण चलते हैं। अन्योन प्रेरण कहता है क्या, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसका भी मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, या इसका होता है वोल्ट इंटू सेकेंड बाय एम्पियर, और इसका विमीय सूत्र भी होता है यही जो होता है अन्योन प्रेरण का, वही होता है स्वप्रेरण का, दोनों का बराबर होता है। क्रांतिक कोण कहते हैं किसे, क्रांतिक कोण कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो जाता है, तब वैसे कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसका शर्त, प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, अपवर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब अपवर्तन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाती है, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है, बड़ा हो जाता है, तब वो किरण उसी दिशा में वापस लौट आती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक था विमा क्या है, लिखिए। तो कहता है ये कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। यह अदिश राशि होता है, ठीक है ना। मतलब क्या कि ये विद्युत क्षेत्र आपका है, ठीक है, और अनंत पर रखा हुआ एक परीक्षण आवेश, इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो काम करना पड़ेगा W और बटे क्या होगा Q नॉट को बोलते हैं विद्युत विभव। इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जूल पर कूलाम या वोल्ट। इसका विमीय सूत्र होता है ml2 T-3 A-1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर। समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। दो संधारित्र की धारिताएं C1 एवं C2 है। इसके पार्श्वबद्ध मतलब समांतर क्रम में एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाइए। देखिए दो को धारिता दिया गया, एक ये C1 ये C2, इसको बस इस तरह से जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या समांतर क्रम में, इसको जोड़ दीजिएगा, एक पृथ्वी सीधा इधर चार्ज दे दीजिए, ठीक है ना। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, बस इस तरह से आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण। तो एक होता है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो होता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा गुण है इसका कि आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण इक्वल टू होता है Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne। अभी जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन होंगे, जो भी देख रहे होंगे इस चीज को, ये क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ये सब पढ़े होंगे आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ आप रिविजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे इसको, ऐसा नहीं आपने पढ़े होंगे। आप पढ़े होंगे दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। ये सारे आपके जो है टीचर जो भी होंगे टीचर, वो आपको पढ़ाए होंगे क्लास में, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए होंगे, टीचर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो बस आप इसको रिविजन कर लीजिए फटाफट में। एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, एक तो ये गुण हो गया, और दूसरा है क्या, एक्स किरणें चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है, ठीक है ना। ये दो गुण हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत को लिखें। चलिए कोई बात नहीं है। ये देखिए बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल। बहुल आवेश है, जैसे कि मान लीजिए एक आवेश ये है Q1, ये यहाँ पे देखिए बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश है। यहाँ Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, Q4 हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सारा आवेश है, इस पर लगा रहा है बल लगाया, तो ये लगाया इस पर, तो ये F12 हो गया, ये लगाया इस पर, ये हो गया F13 हो गया, इस तरह से लगाएगा सब, ये हो जाएगा F14 हो जाएगा। तो इसका बल Q1 का खुद का बल परिणामी विद्युत बल क्या हो गया, F1 वेक्टर हो जाएगा। परिणामी बल उस निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या ऐसे, F वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे F1 वेक्टर इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस इस तरह से डॉट n तक जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है भंवर धारा को परिभाषित करें तथा इसका उपयोग लिखें। भंवर धारा कहते हैं किसे, देखिए बताते हैं भंवर धारा किसे कहते हैं। सन 1875 में फोको ने देखा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु का टुकड़ा इस प्रकार गति करता है कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। लेंज का नियम के जैसा ये करता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है उसी का विरोध करता है, ठीक है ना। टुकड़े की गति के कारण वो उत्पन्न हुआ धारा और टुकड़े गति का ही विरोध कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से। तो भंवर धारा को हम लोग चक्करदार धारा भी कहते हैं, चक्करदार धारा भी कहते हैं, या फोको धारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोको धारा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है, प्रेरण मोटर में किया जाता है, और विद्युत ब्रेक में किया जाता है, गति मापक में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत क्षेत्रवृत्ता को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक और बीमा निकाले, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से सूचित किया जाता है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका E इक्वल टू F वेक्टर बाई Q नॉट, ठीक है। और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, बल का हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा कूलाम। इसका भी सूत्र होता है
MLT माइनस 3 A माइनस 1। ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार क्यों बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार या परतदार दे देगा या पटलित क्यों बनाया जाता है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पावर धारा को कम करने के लिए बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार बनाया जाता है। एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में अंतर। चलिए, एन टाइप पी टाइप, इसमें पंच संयोजी अवदर मिला रहता है, इसमें त्रिसंयोजी। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें मुक्त क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है प्रोटॉन, मतलब इसको बोलते हैं छिद्र बोलते हैं या होल बोलते हैं, होल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अल्पता होती है, मतलब कम होता है। ठीक है, 4 नंबर कहता है इसमें अशुद्धि के रूप में एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस ETC मिलाया जाता है, इसमें अशुद्धि के रूप में बोरॉन, एल्युमिनियम ETC मिलाया जाता है। एंड और नॉट नेम्ड तथा नॉर गेट का संकेत तथा ट्रूथ टेबल बताइए। तो एंड गेट का जो होता है ना, वो लास्ट में जो डी होता है ना, डी आकार का होता है। ठीक है, डी है, इसमें 2 इनपुट होता है, अंदर घुसने का रास्ता, एक होता है बाहर निकलने का रास्ता। इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो होता है ए एंड बी। ए और डॉट के जैसा होता है, मतलब गुना के जैसा, और ये होता है बी, ए और बी y=2। चलिए, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। देखिए ए बी, ठीक है, इस तरह से ट्रूथ टेबल इसका बनता है, सततता सारणी जिसको बोलते हैं, इस तरह से बनता है y=AB। और 0 और इसमें 1 का उपयोग होता है। 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें 2 दरवाजा है, दोनों बंद ही होगा। बंद रहेगा तो ऑफ रहेगा तो 0 0 होगा, जिसका परिणाम भी क्या होगा, 0 ही आएगा। इस तरह से निकलता है, 0 गुना 1 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से निकलता है कि हो सकता है दोनों दरवाजा बंद होगा, हो सकता है एगो बंद होगा तो 0, जो खुला होगा वो 1 से लिखेंगे, हो सकता है ए बंद होगा बी खुला रहेगा, या हो सकता है दोनों खुला रहेगा दरवाजा। ठीक है ना, इस तरह से निकलता है। और गेट का देखिए, और गेट का भी यही होता है, इस तरह से 2 इनपुट इसमें भी होता है, सिर्फ फिगर थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है A+B होता है, A+B, तो प्लस को B नहीं पढ़ते हम लोग, और प्लस को बी नहीं, प्लस को प्लस नहीं पढ़ते हम लोग, पढ़ते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ नॉट गेट का देखिए, नॉट गेट का ऐसा कुछ होता है, इस प्रकार से एक इसमें इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा रहता है। ठीक है, y=A0। ट्रूथ टेबल देखिए, हो सकता है क्या कि दरवाजा खुला रहे, बंद रहे तो बंद होगा तो 0, और खुला रहेगा तो 1। 0 नॉट मतलब ये 1 होगा, 1 नॉट मतलब होगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैन गेट, नैन को लिखते हैं कैसे, नैन कैसे बनेगा, नॉट को और प्लस एंड को जोड़ देंगे, नैन बन जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही करना है, एंड को जोड़ दीजिए, नॉट को जोड़ दीजिए, नैन हो जाएगा। एंड के जैसा ही नैन दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे नॉट का साइन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से तो बन गया नैंड। और इसका बुलियन व्यंजक जो हो जाएगा एक्सप्रेशन, वो एंड के जैसा ही होगा, सिर्फ नॉट का सिंबल वहाँ लग जाता है, ऊपर मत्था पे लग जाता है, इसके यहाँ पे लगा हुआ क्या सिंबल लग गया यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉर गेट बनता है, और प्लस नॉट बन गया नेंड, सॉरी नॉर बन गया। ठीक है, ये देखिए नॉर बना ना, इस प्रकार से और के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एक नॉट का चिन्ह आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय जो होता है वो एक होता है कॉपर लॉसेस होता है, इसके बारे में हमने लिख दिया, कॉपर लॉसेस कहाँ से कैसे होता है इसके बारे में लिख दिया, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको फटाफट करना है। फिर दूसरा होता है आयरन लॉसेस होता है, तीसरा होता है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता है, और चौथा होता है शिथिल ह्रास होता है। क्या होता है, शिथिल ह्रास। ठीक है, 4 होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्या है, तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया में सिर्फ धातु की सतह पर क्यों घटती है, क्यों घटती है। ठीक है, इसका आंसर बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया में सिर्फ धातु की सतह पर ही घटती है, क्योंकि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊष्मा पाकर सतह से बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है, क्योंकि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊष्मा या ऊर्जा पाकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए उसका क्या होता है, घट जाता है। ठीक है,
अब आता है दशमिक संख्या 25 को द्विधारी संख्या में बदलें। देखिए 25 को जो है द्विधारी बोलेगा ना तो 2 से आप भाग लगाते चल जाइए, ठीक है ना। जैसे कितने बार में लगेगा ना, देखिए 12 दूनी 24, शेषफल कितना बचा 1, यहाँ शेषफल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे शेषफल। अब पूरा भाग लग जाएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे 12 दूनी 24 तो 1 हो गया, 6 दूनी 12 तो फट गया तो 0 हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं कैसे, देखिए जब पूरा कट जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा तो लिखते हैं 1 1 0 0 फिर 1, ठीक है। इस तरह से इसको नीचे से गिनना शुरू करते हैं, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? खतरे का संकेत जानते हैं लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग जो है ना अधिक दूरी तक जाता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब आता है 35 नंबर क्वेश्चन। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके 2 गुणों को या विशेषताओं को लिखें। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। ये देखिए जरा सा, ये गुण जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये तरंगे किसी पाइप विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है। देखिए आपको इतने फास्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो है पूरा पढ़ चुके हैं सिलेबस, ठीक है। आपका सिलेबस खत्म है, ठीक, सिलेबस खत्म है, बस इसलिए हम आपको यहाँ पे फास्ट पढ़ रहे हैं कि सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन के लिए है ये, कोई न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये रिवीजन के लिए है आपका, ठीक है। समझा नहीं रहे आपको, सिर्फ हम ये दिए हैं आपको, आंसर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव और नाभिक निम्न ढंग से के क्रमानुसार क्षय करता है, ठीक है। और कहता है ये जो है एक जो है ये सिंबल है, ठीक है ना। ये जो है इसका जो परमाणु संख्या है वो 92 है और परमाणु भार जो है 238 है। कहता है एक अल्फा कण निकालता है तो इसका परमाणु संख्या बदल के ए से हो जाता है A1 हो जाता है। जब बीटा कण निकालता है तो इसका परमाणु संख्या बदल के A2 हो जाता है और जब गामा किरण निकालता है तो इसका A3 हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देखिए कि अल्फा किरण जब निकलता है ना तो उसको हीलियम का कण कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम का कण, जिसमें से 2 उसका परमाणु संख्या घट जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 घट जाता है, ठीक है। और जब बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 1 बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। और गामा किरण में ना कुछ घटता है ना ही बढ़ता है। जब अल्फा किरण निकला था तो उसके परमाणु संख्या में घटोतरी हो गई, 92 था हो गया 90 और इसका परमाणु भार था 238 हो गया 234, ठीक है। फिर बीटा किरण निकला तो इसका बढ़ गया 91 हो गया और 234 ही रहेगा, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। गामा किरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर में। कहता 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखाएं खींचें, ठीक है। 2 समान धन आवेश ले लीजिए, धन आवेश ले लिए, ठीक है। और इससे बल रेखा जो निकलता है, निकल रहा है, इससे बल रेखा निकलता है, ठीक है। धन आवेश से बल रेखा निकलता है, जितना बल रेखा इधर से निकलेगा उतना ही बल रेखा इधर से भी निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 राशियों का जानना बहुत अति आवश्यक होता है। इन राशियों को भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। 3 राशि क्या क्या है? अब देखिए जरा सा। 3 राशि जो होता है वो है आपका दिक्पात कोण, नति कोण या नवन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, ठीक है। ये तीन जान लीजिएगा तो पृथ्वी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं आप, ठीक है। विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखें। 2 नियम को लिखें तो सबसे पहले आता है सन 1842 में किरचॉफ ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया जिसकी सहायता से जटिल विद्युत परिपथ के विभिन्न चालकों में विद्युत धारा के वितरण किया जा सकता है। पहला है संधि नियम। संधि नियम कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है ना। सिग्मा आई बराबर 0। नोट, किरचॉफ का जो है प्रथम नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का नियम जो होता है उस संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है किरचॉफ का विद्युतीय नियम, बंद पास का नियम,
कहता है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल I और R का गुणनफल उस बंद पास में उपस्थित गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में उपस्थित विभिन्न विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि I R जो होता है वो E के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है वो नियम पालन करता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन नोमरिकल आ गया है। ये दिया गया है I = 20 sin 20, ये दिया गया है 20 ओमेगा टी 20 है और ये पाई है। क्या है? ये पाई है। ठीक है, पाई टी है। तो चलिए सबसे पहले निकालना क्या है इसका, देखिए शिखर मान, आवृत्ति, वर्गमाद मूल मान निकालना है। शिखर मान जान लीजिए I = फार्मूला आता है I नोट को बोलते हैं शिखर मान। इससे जब हम कंपेयर करते हैं तो I नोट = हो जाएगा 20, इसका शिखर मान जो होगा 20 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ ओमेगा बराबर 200 पाई हो गया क्योंकि साइन ओमेगा टी होता है और साइन ओमेगा टी यहाँ दिया गया साइन 200 पाई टी दिया गया। टी कैंसिल हो गया टी और यहाँ बच गया ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 200 पाई हो जाएगा। जिसके बाद आवृत्ति निकल के आया कितना, देखिए ओमेगा बराबर होता है फार्मूला 2 पाई एफ होता है, कट गया और 100 हट जाएगा। ठीक है, IRM से निकालने के लिए फार्मूला होता है I नोट / √2, तो I नोट का वैल्यू रख दिए 20 और इस तरह से निकाल लिए। एक विद्यार्थी भूल से वोल्ट मीटर के परिपथ को श्रेणी क्रम में तथा एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता है, जिससे क्या होता है उपकरण जो है जल सकता है। युक्ति क्या हो सकता है? जल सकता है। और ये देखिए आपका नोमरिकल इस प्रकार से नोमरिकल दिया गया है। ठीक है ना, तो इस नोमरिकल को बना दिए, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इस नोमरिकल को बना दिया गया अच्छे से, इसको समझ लीजिएगा। ऐसे तो सर आपको क्लास में बताए होंगे। ठीक है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। 43 और आपको यदि नहीं तो इसको समझना, यदि इस न्यूमेरिकल को समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, ये क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, 43 नंबर विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच अंतर स्पष्ट करें। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक जिसका चुंबक तो शीघ्र नष्ट हो जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसका चुंबक तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है लौह चुंबकीय पदार्थ धारणशीलता तथा निग्राह्यता बहुत कम होती है, इसमें लौह चुंबकीय धारणशीलता और निग्राह्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, ये अस्थायी चुंबक होता है। अब नेक्स्ट आता है 44 नंबर, कहता है प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखिए तथा व्यंजक के लिए प्रत्येक अवयव को समझाइए। देखिए प्रतिरोधकता बराबर जो होता है ना रॉ बराबर होता है RA/L। R को प्रतिरोध बोलते हैं, A को क्षेत्रफल बोलते हैं, L को बोलते हैं चालक की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यही है कि एक छोटे छड़ चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का मान और दिशा का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वृत्ता का होता है μ0/4 पाई 2m/r³ होता है। इसका दिशा जो होता है साउथ टू नॉर्थ होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। साउथ को बोलते हैं माइनस, नॉर्थ को बोलते हैं प्लस। इक्वेटोरियल मतलब होता है निरक्षीय स्थिति में, तो μ0/4 पाई होता है और ये होता है m/r³ होता है। बस अंतर सिर्फ यही है कि इसमें जो है 2m होता है, इसमें 2m नहीं होता है। ठीक है, और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर, इसकी प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, अब आता है विद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखिए तथा दर्शाइए कि उसका अनुपात 1 होता है। विद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला यही होता है U = होता है ½ ε0 E² होता है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ये होता है ½ B² μ0 होता है। ठीक है, अब इसका मान रखिए, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी का जो है ऊपर, इसी का जो है पूरा बनाया गया, यहाँ ऊपर बनाया गया। ठीक है, ये वाला ये पूरा बनाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 निकाला गया ना, यहाँ पे 1 निकाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टाइप है तो थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना तो टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? आवेश प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, इसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। लैम्ब्डा बराबर Q/L होता है, ठीक है। इसका मात्रक जो हो जाएगा Q का हो जाएगा क्या? Q का हो जाएगा कूलाम, इसका हो जाएगा मीटर, कूलाम पर मीटर। इसका हो जाएगा आपका क्या? Q/L का हो जाएगा AT बाय हो जाएगा L, AT L⁻⁻1 हो जाएगा। आप पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है वो इसका हो जाएगा सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, आवेश का मात्रक हो जाएगा देखिए कूलाम हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी में सूत्र होता है AT L⁻² होता है। आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व इससे रॉ सूचित किया जाता है। रॉ बराबर होता है Q/V होता है, ठीक है। इसका होता है कूलाम पर मीटर Q होता है, AT L⁻³ होता है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल रेखा क्या है? इसके दो गुणों को लिखें। विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर गति करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता, यह धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है मॉडर्न क्या है? ये कितने प्रकार है? निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रेषित कर, ये देखिए तो मॉडलन का जो है इतना बड़ा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। मॉडलन लिखना है क्या है? मॉडलन एक प्रक्रिया है और इसकी सहायता से निम्न आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग को उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडलन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को इतना बात लिखना है, निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में बदला जाता है। वही मॉडलन क्या है? तो ये मॉडलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। इसमें मॉडलित तरंगों के मॉडलन एवं वाहक तरंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वही मॉडलन या संसूचन कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉडलन का दिया गया, फिर से दे दिए क्या है। देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें सर्व आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। सर्व मतलब क्या? निम्न आवृत्ति की तरंगों, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है, ये वाला वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। सर्व आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मॉडलन कितने पर? 3 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉडलन, आवृत्ति मॉडलन और कला मॉडलन। अब 51 नंबर कहता है लेंस की शक्ति या क्षमता क्या है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? किसी अवरोधक के छिद्र या किनारों पर प्रकाश तरंगों के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो है न्यूनतम होती है उसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए, व्यतिकरण एक तरफ दिए, विवर्तन एक तरफ। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, समान नहीं होती। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समान, फ्रिंजों की चौड़ाई कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या है? समान या असमान होती है। मतलब समान भी हो सकता है इसमें या असमान भी होता है, लेकिन इसमें कभी भी समान नहीं होती है, ठीक है। और इसमें दीप्त फ्रिंजे की तीव्रता समान होती है, जबकि इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। इसमें अदीप्त फ्रिंजे जो होती है पूर्णतः अदीप्त होती है इसमें, जबकि न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंजे पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है। अब देखिए न्यूमेरिकल आ गया। दो पतले उभयधारी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर 4 डायोप्टर है। ये समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करें। तो इस तरह से हम बना दिए हैं, आपको देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल बना हुआ है। और ऐसा नहीं आपकी पूरी तरह से न्यू स्टूडेंट होंगे, क्योंकि आप क्लास कर चुके हैं, कहीं न कहीं
सर के यहाँ क्लास किए होंगे आप, ठीक है, किसी न किसी सर से आप पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको सर अच्छे से नहीं बताए होंगे, ठीक है। तो बस आप रिवीजन कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। हम ऐसे बता भी दिए, आप देख सकते हैं कैसे कैसे रोक के आप वीडियो को देख सकते हैं स्किप करके, और क्या सॉरी इसको जो है ना आप रोक सकते हैं, स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया, बना दिए एकदम लाइन बाय लाइन बना हुआ है। फिर दूसरा भी एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए तीसरा भी न्यूमेरिकल आ गया है। हाँ, चौथा देखिए क्या क्वेश्चन है, चौथा नंबर देखिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। सन 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जो है प्रकाश संचरण तरंगों के रूप में होता है, विभिन्न रंगों की तरंगें में तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है, और ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, तरंगार किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं। माध्यम में स्थित वैसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होता है, उसे तरंगार कहते हैं। प्रकाश की किरणें तरंगार के लंबवत होती है। सीबेक प्रभाव क्या है, यदि विभिन्न धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाए, ठीक है, और इसकी दोनों संधियों के बीच तापांतर उत्पन्न कर दिया जाए, तो परिपथ में एक संधि एक धारा प्रवाहित होने लगती, एक में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रभाव को तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती, एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे सीबेक प्रभाव कहते हैं। इसको बनाया जाता है जिससे कि एक हो गया लोहा कॉपर, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए बनाए हैं संधि, एक है कॉपर का है, एक लोहा का है, ठीक है, ये कॉपर का है, ये लोहा का है, एक गर्म संधि एक ठंडा संधि। बार्स पेल्टियर प्रभाव किसे कहते हैं, जब विभिन्न धातुओं का ताप युग्म बनाकर उसमें किसी पाइप स्रोत से धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक संधि ठंडी हो जाती है, दूसरी गर्म हो जाती है, इस प्रभाव को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। थॉमसन प्रभाव सन 1856 में विलियम थॉमसन ने प्रयोग में देखा कि जब किसी धातु की छड़ में जिसके विभिन्न भाग विभिन्न तापों पर है धारा प्रवाहित की जाती है, तो छड़ की पूरी लंबाई में ऊष्मा का अवशोषण या उत्पादन होता है। इस प्रभाव को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। प्रत्याधारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। एसी सर्किट के एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। एसी सर्किट के एलआर परिपथ, सीआर परिपथ एवं एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिघात एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल होता है या 2πfl होता है, ठीक है ना। एक्सी इजकल टू 1/ωc या 1/2πfc होता है। एलआर प्रतिबाधा का होता है जेड इजकल टू √R² ओमेगा एल का होल स्क्वायर होता है, और सीआर का ये होता है और एलसीआर का ये होता है, ठीक है। कहता है आवर्धन क्षमता में अंतर क्या है। आवर्धन ये रेखीय आवर्धन होता है, ये कोणीय आवर्धन होता है। ये रेखीय आवर्धन इजकल टू m इजकल टू v/u होता है, इसका आवर्धन क्षमता बराबर होता है m बराबर d/u होता है। यहाँ देखिए ये v का मान बढ़ने पर बढ़ता है, ये v का मान बढ़ने पर घटता है। 66 नंबर निकट दृष्टि दोष का दो मुख्य कारण बताएं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ठीक है ना, ये दो कारण हो गया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लेकर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। दूसरा क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ताप के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 68 नंबर सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। U इजकल टू होता है हाफ CV² होता है, ठीक है। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। इसमें 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये अधिक चमकीला होता है, ये कम चमकीला होता है। अर्धचालक क्या है।
वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम होती है, चालक से कम तथा अर्धचालक अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ से अधिक हो, तब इसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग क्यों लाल दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकिरण के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज तथा उसके चारों तरफ का वातावरण अर्थात आकाश लाल दिखाई देता है। प्रकिरण समानुपाती 1 तरंग दैर्घ्य। परमाणु के बोहर मॉडल की 2 कमियों को लिखें। यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। दूसरा, यह मॉडल इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। प्रावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षित प्रावैधता को लिखें। किसी प्रावैद्युत विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किए जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान को पदार्थ का परावैद्युत शक्ति कहते हैं। वायु की परावैद्युत शक्ति जो होती है वो 3×6 वोल्ट पर मीटर होती है। आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन है तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता परावैद्युता कहते हैं। बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं या विकिरण रहित कक्षाएं कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यह नियम बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। 76 देखिए न्यूमेरिकल है। रेडियम की अर्धायु जो है आपको दिया गया है। रेडियम की अर्धायु 1622 वर्ष है। 7/8 भाग का 6 हो जाएगा तो क्या हो, कितने वर्षों में 6 हो जाएगा? 7/8 भाग बचेगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इसको बनाए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं। बहुत टाइम लग जाएगा इसको हमको बताने में, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे देखिए क्या है, डी ब्रोगली तरंग क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है। सन 1924 में महान वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके अनुसार जो है प्रत्येक द्रव कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। लैम्डा = h/p। लौ चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं? वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित हो जाता है तथा इस चुंबक के सिरे के पास लाए जाने पर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, तब वैसे पदार्थ को लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। एनालॉग सिग्नल, एक लगातार बदलने वाले संकेत या सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ये एनालॉग सिग्नल लगातार बदल रहा है, ठीक है। इसका मन किस धातु के कार्यफलन को परिभाषित करें। किस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खपत होती है उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। इक्यासी 82 नहीं लगता, छूट गया 82, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा का वह परिमाण है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती रहती है, लिखें।
तो देख लीजिए यहाँ, जब नाभिक से एक अल्फा कण निकलती है तब तत्व आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 2 स्थान से तथा द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चली जाती है। जबकि बीटा कण निकलती है तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1 स्थान बढ़ जाता है, परंतु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। ये नोमरिकल आपका है, ठीक है ना, ये सारा नोमरिकल आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका 45 क्वेश्चन हुआ है, अभी आपका 45, ये भी देखिए, ये नोमरिकल है, ये भी नोमरिकल आपका है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। शैथिल्य पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता एवं निग्राहिता को समझाइए। ये धारणशीलता हो गया, ये निग्राहिता हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए शैथिल्य, चुंबकीय क्षेत्र H के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का पिछड़ना शैथिल्य कहलाता है। और कहते हैं वक्र OABCDEF को शैथिल्य पास कहते हैं। धारणशीलता कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से हटाने के बाद भी पदार्थ के चुंबक का गुण रह जाता है, इसे चुंबक धारणशीलता कहते हैं। निग्राहिता कहते हैं क्या कि यहाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाता है तब विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित मान पर चुंबकत्व का मान शून्य हो जाता है, जिससे हम लोग निग्राहिता कहते हैं, ठीक है। रंगीन विपथन को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो दो प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ने से रंगीन विपथन को कम किया जा सकता है, या क्या कहते हैं, अधिक तथा कम विक्षेपण वाले दो लेंसों को परस्पर जोड़ने से रंगीन विपथन को कम किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इस तरह से लगभग 87-88 क्वेश्चन हो चुका है आपका, ठीक है ना। और जो 10-12-13 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 87 या 88 क्वेश्चन जो भी हुआ है, ठीक है, 12-13 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप रट लीजिए, और बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है।